नमस्ते। आज बात करते हैं पॉल थॉमस एंडरसन की नई एक्शन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर की। जी हाँ, रिलीज हो चुकी है फिल्म। हाँ, और बड़े नाम हैं इसमें, लियोनार्डो डिकैप्रियो, शॉन पेन। बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है, बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है जी वो है इसका प्रदर्शन अमेरिका के अलग अलग राजनीतिक झुकाव वाले इलाकों में। हाँ, वो जिन्हें हम ब्लू और रेड काउंटी कहते हैं। बिल्कुल। ब्लू मतलब आमतौर पर डेमोक्रेटिक समर्थक और रेड मतलब रिपब्लिकन समर्थक। जी करेंगे कि भाई क्या वाकई इस फिल्म की कहानी या इसके विषय ने अलग अलग सोच वाले दर्शकों को अलग अलग तरह से खींचा। मतलब क्या लोगों के पॉलिटिकल व्यूज उनकी फिल्म चॉइस को अफेक्ट करते हैं? हाँ, यही सवाल है और ये दिलचस्प भी है। तो चलिए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। पहले थोड़ी फिल्म की बात कर लेते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर को पॉल थॉमस एंडरसन की करियर की अब तक की सबसे महंगी और शायद सबसे मेन स्ट्रीम फिल्म कहा जा रहा है। हाँ, उनके स्टाइल से थोड़ी अलग, कमर्शियल कह सकते हैं। कहानी है कुछ क्रांतिकारियों की। वो अप्रवासी कैंपों को आजाद कराते हैं, अपने मकसदों के लिए बैंक लूटते हैं। और शॉन पेन का किरदार भी है। हाँ, शॉन पेन का एक खतरनाक कर्नल का किरदार है, स्टीवन जे लॉकजॉ, जिनसे वो बचकर भाग रहे हैं। तो एक्शन है, ड्रामा है, बड़े स्टार्स हैं। बिल्कुल। और बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत भी दमदार रही है। पहले वीकेंड में अमेरिका और कनाडा मिलाकर करीब $22 मिलियन कमाए, जो एंडरसन के लिए रिकॉर्ड है। हाँ, उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग। और लियोनार्डो डिकैप्रियो के लिए 11वीं फिल्म है जिसने ओपनिंग वीकेंड पर 20 मिलियन का आंकड़ा पार किया। वो तो खैर स्टार हैं ही। जी, दुनिया भर की कमाई देखें तो पहले वीकेंड में $48.3 मिलियन हो गए। तो शुरुआत तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। जी लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है और यहीं पर वो रेड वर्सेस ब्लू वाला एंगल आता है। हाँ, यही से इंटरेस्टिंग बनता है मामला। इंटेलिजेंस के आंकड़े बताते हैं कि ब्लू काउंटियों में, यानी जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है, फिल्म ने उम्मीद से 13% बेहतर प्रदर्शन किया। 13% बेहतर? हाँ, वहीं दूसरी तरफ रेड काउंटियों में, जहां रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है, इसका प्रदर्शन उम्मीद से 24% कम रहा। 24% कम? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये उम्मीद किस बेसिस पर है। इंटेलिजेंस इसकी तुलना करता है इसी तरह की दूसरी फिल्मों के औसत प्रदर्शन से। अच्छा। खासतौर पर R-रेटेड फिल्में जो हॉरर नहीं है, मतलब वो फिल्में जिन्हें अमेरिका में सेंसर बोर्ड अडल्ट्स के लिए मानता है। तो वो देखते हैं कि ऐसी फिल्में आमतौर पर इन ब्लू या रेड काउंटियों में कैसा परफॉर्म करती हैं, और फिर वन बैटल की तुलना उस एवरेज से की जाती है। ठीक है, समझ गया। और रही बात ब्लू और रेड जोन तय करने की, तो इंटेलिजेंस इसके लिए 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों को देखता है। जिस काउंटी में जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले उसे वो रंग दे दिया जाता है। ओके। इसी आधार पर ये +13% और -24% वाले आंकड़े सामने आए हैं। अच्छा, तो ये औसत के मुकाबले तुलना है। और अगर हम कुल दर्शकों की बात करें, मतलब टोटल ऑडियंस कहां से आई? हाँ, वो आंकड़ा भी है। आंकड़ा और भी साफ हो जाता है। इस फिल्म को देखने वाले कुल दर्शकों में से 72% ब्लू काउंटी के सिनेमाघरों से आए थे। 72%? और सिर्फ 27% रेड काउंटी के सिनेमाघरों से। मतलब लगभग 3/4 दर्शक ब्लू क्षेत्रों से थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा जानना जरूरी है जो इस तस्वीर को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता है। अच्छा? क्या अमेरिका में जितने भी सिनेमाघर हैं उनमें से लगभग 53% ब्लू काउंटियों में ही हैं। ओह अच्छा, आधे से ज्यादा तो वहीं। हाँ, और आम तौर पर किसी भी फिल्म की कुल कमाई का करीब 66-67% और कुल दर्शकों का लगभग 63-64% इन्हीं ब्लू काउंटियों से आता है। क्यों, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, इन इलाकों में आबादी ज्यादा है, थिएटर ज्यादा हैं, और शायद लोग फिल्में भी थोड़ी ज्यादा देखते हैं, तो एक बेसलाइन तो है ही। अच्छा, तो मतलब ब्लू काउंटियों से ज्यादा दर्शक आना तो एक तरह से अपेक्षित ही था क्योंकि थिएटर ही वहां ज्यादा है। हाँ, कुछ हद तक तो था। लेकिन आप कह रही हैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर के मामले में ये 72% बनाम 27% का जो बंटवारा है वो सामान्य से भी ज्यादा ब्लू काउंटियों की तरफ झुका हुआ है। हाँ बिल्कुल। औसत से ज्यादा दर्शक ब्लू काउंटियों से आए। जो नॉर्मल 63-64% होता है उसकी जगह 72%। ये दिखाता है कि सिर्फ थिएटरों की लोकेशन ही वजह नहीं है, बल्कि शायद फिल्म का सब्जेक्ट मैटर, उसकी कहानी या उसके स्टार्स, इन्होंने ब्लू क्षेत्रों के दर्शकों को एवरेज से ज्यादा अट्रैक्ट किया। जैसे वो क्रांतिकारी वाला एंगल, अप्रवासी कैंप, सत्ता से टकराव। हाँ, शायद ये मुद्दे उन इलाकों में ज्यादा रेजोनेट किए हों, ऐसा लगता है। तो क्या ये पैटर्न हर बड़ी फिल्म के लिए सच होता है आजकल? मतलब क्या हर फिल्म ऐसी ही पॉलिटिकल खेमों में बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि डिज्नी की हालिया स्नो वाइट के साथ ऐसा नहीं हुआ। याद होगा, इस फिल्म को लेकर कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने काफी विरोध किया था, कहानी में बदलावों को लेकर। हाँ, काफी विवाद हुआ था उस पर,
कल्चर वॉर का हिस्सा बन गई थी वो। लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। इंटेलिजेंस के मुताबिक स्नो वाइट ने रेड काउंटियों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अरे वाह, उल्टा? हाँ, हालांकि उसके भी ज्यादा दर्शक मतलब 56% ब्लू काउंटियों से ही थे, जो कि नॉर्मल ट्रेंड के आसपास है। लेकिन रेड काउंटियों से आने वाले 44% दर्शक औसत से ज्यादा थे। कमाल है। विरोध रेड काउंटियों से जुड़े समूहों ने किया और चली भी वहीं बेहतर। इसका क्या कारण हो सकता है, ये तो समझ नहीं आया। देखिए, इंटेलिजेंस का विश्लेषण कहता है कि इसका मुख्य कारण है फिल्म की शैली यानी जॉनरा। शैली कैसे? स्नो वाइट एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली मूवी, और आंकड़े दिखाते हैं कि पारिवारिक फिल्में आमतौर पर रेड क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, भले ही उनके इर्द गिर्द कोई कंट्रोवर्सी क्यों ना हो। अच्छा। ऐसा लगता है कि उन इलाकों में परिवार के साथ देखने लायक एंटरटेनमेंट की मांग ज्यादा है, या वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ पॉलिटिकल एंगल ही सब कुछ नहीं है, फिल्म किस तरह की है ये भी बहुत मायने रखता है। वन बैटल आफ्टर अनदर एक R-रेटेड एक्शन थ्रिलर है वयस्कों के लिए। स्नो वाइट पूरे परिवार के लिए थी। फर्क तो है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, वापस वन बैटल आफ्टर अनदर पर आते हैं। जी, हमने ब्लू काउंटियों की बात की, शहरों का क्या हाल रहा? क्या बड़े शहरों में भी यही ट्रेंड दिखा? हाँ, शहरों वाला डेटा भी काफी कुछ कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के कुल दर्शकों में से आधे से ज्यादा यानी 51% उन इलाकों से थे जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, बड़े शहर। बिल्कुल, मेट्रो एरियाज। और इन बड़े महानगरीय क्षेत्रों में इस फिल्म में अपनी श्रेणी की दूसरी R-रेटेड नॉन हॉरर फिल्मों की तुलना में 14% बेहतर प्रदर्शन किया। यानी शहरों में भी ये एवरेज से ऊपर रही। खास तौर पर न्यूयॉर्क शहर, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन DC जैसे बड़े शहर, जिन्हें आमतौर पर ब्लू माना जाता है। हाँ, लिबरल माने जाते हैं ये शहर। वहां फिल्म ने उम्मीद से 20-25% तक बेहतर कमाई की। कनाडा के टोरंटो में तो ये आंकड़ा +61% तक पहुंच गया। टोरंटो में तो जबरदस्त चली मतलब। हाँ, ये आंकड़े ब्लू काउंटी वाले ट्रेंड को और पुख्ता करते हैं, बड़े लिबरल शहर। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हर बड़े शहर में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ नहीं हुआ? जैसे टेक्सास के 2 बड़े शहर हैं, ह्यूस्टन और डैलस। वहां फिल्म का प्रदर्शन औसत से काफी कम रहा। कितना कम? ह्यूस्टन में -30% और डैलस में -23%। ये औसत से काफी नीचे है। अरे, टेक्सास तो रेड स्टेट माना जाता है, पर ये शहर तो काफी मिक्स्ड है पॉलिटिकली। हाँ, शहर तो विविध है। तो ये दिखाता है कि तस्वीर उतनी सीधी भी नहीं है। शायद वहाँ लोकल लेवल पर पसंद नापसंद अलग हो, या कोई और बड़ी फिल्म उस वीकेंड रिलीज हुई हो। कई फैक्टर्स हो सकते हैं। 2015 की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म अमेरिकन स्नाइपर का। हाँ, अमेरिकन स्नाइपर क्लिंट ईस्टवुड ने डायरेक्ट की थी, ब्रैडली कूपर थे, वो भी वार्नर ब्रदर्स की फिल्म थी। और वो जबरदस्त हिट हुई थी। आंकड़े क्या थे उसके? बहुत बड़े। अमेरिका में $350 मिलियन और दुनिया भर में 547 मिलियन से ज्यादा। बहुत बड़ी हिट थी वो। और लीक में इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उस फिल्म ने अमेरिका के हार्टलैंड, मतलब जो मध्यवर्ती राज्य हैं, हाँ, जिन्हें अक्सर ज्यादा कंजर्वेटिव या रेड माना जाता है, हाँ, वहां के दर्शकों को अभूतपूर्व रूप से आकर्षित किया था, मतलब बहुत बड़े स्केल पर। कि अमेरिकन स्नाइपर जैसी सफलता, जो स्पष्ट रूप से एक कंजर्वेटिव या पेट्रियोटिक नजरिए से कहानी कहती थी, और जिसने हार्टलैंड के दर्शकों को इतने बड़े पैमाने पर जोड़ा, हाँ, वैसी सफलता पिछले करीब 1 दशक में किसी दूसरी बड़े बजट की, कथित तौर पर दक्षिणपंथी झुकाव वाली फिल्म ने नहीं दोहराई है। अच्छा, मतलब उसके बाद वैसी कोई बड़ी हिट नहीं आई जो उस खास दर्शक वर्ग को अपील करें। हाँ, ये सवाल उठता है कि क्या वैसी फिल्में बननी कम हो गई, या दर्शक बदल गए, या फिर अमेरिकन स्नाइपर की सफलता के पीछे कुछ खास कारण थे जो दोबारा नहीं जुड़ पाए। एक तरह का गैप नजर आता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या पता चलता है? कुछ खबरें बहुत डिटेल में हैं। नहीं, बहुत विस्तार से तो नहीं, पर कुछ मिली-जुली प्रतिक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ की है, किसी ने लिखा बहुत अच्छी फिल्म, किसी ने खूब हंसी आई, अविश्वसनीय गति टाइप की बातें। मतलब जिन्हें पसंद आई उन्हें काफी पसंद आई लगती है। हाँ, वो तो होता ही हर फिल्म के साथ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं हमारे सामने? पहली बात तो यही है कि वन बैटल आफ्टर अनदर ने ब्लू काउंटियों और बड़े शहरों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, शायद इसकी कहानी के वो क्रांतिकारी तेवर, या अप्रवासी कैंप जैसे मुद्दे, या फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो की स्टार पावर ने इन इलाकों के दर्शकों को ज्यादा खींचा। ये एक संभावना है। हाँ, ये एक पक्ष है, लेकिन साथ ही स्नो वाइट का उदाहरण हमें दिखाता है कि फिल्म की अपनी शैली, उसका जॉनरा
कितना मायने रखता है। हाँ, वो फैमिली फिल्म वाला एंगल। बिल्कुल, पारिवारिक फिल्में रेड क्षेत्रों में भी विवादों के बावजूद चल सकती हैं और अमेरिकन स्निपर की याद दिलाती है कि कभी-कभी कोई फिल्म किसी खास समय के कल्चरल या पॉलिटिकल माहौल से ऐसे जुड़ जाती है कि उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हिट बन जाती है, खासकर किसी एक वर्ग के दर्शकों के बीच। तो ये रेड ब्लू वाला विश्लेषण एक परत जरूर खोलता है, एक एंगल देता है, लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें शैली, स्टारकास्ट, मार्केटिंग और उस समय के माहौल जैसे कई और कारकों को भी देखना होगा। जैसा कि उस कमेंट में भी कहा गया था, तस्वीर काफी जटिल है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी पड़ताल पॉल थॉमस एंडरसन की नई फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और उसके कह सकते हैं राजनीतिक भूगोल की। जी। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लेख अमेरिकन स्नाइपर की जबरदस्त सफलता और उसके बाद उस जैसी बड़ी कंजर्वेटिव दर्शकों को अपील करने वाली हिट की कमी का जिक्र करता है। हाँ, वो गैप वाली बात। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज के इतने बटे हुए माहौल में किसी फिल्म को अगर वाकई बहुत बड़ी देशव्यापी राजनीतिक सीमाओं के पार जाने वाली सफलता हासिल करनी हो तो उसे क्या करना होगा? कौन से वो तत्व हैं? क्या वो सिर्फ कहानी है, स्टारडम है, मार्केटिंग का जादू है, या फिर कोई ऐसी अनदेखी बात जो अलग-अलग सोच और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ थिएटर की सीट पर ले आए? जरूर सोचिएगा इस पर।